जिस महामानव के कारण आज आप यहाँ बैठे और हम यहाँ बोल पा रहे हैं, उस महान देवतुल्य व्यक्ति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपना शीश झुकाकर आदरणीय मंच और श्रोताओं के बारे में क्या कहूं, क्योंकि अभी दादा ने कहा था कि 65 वक्ता और 65 श्रोता, लेकिन मेरे पहले जो लोग बोल चुके हैं वो इतने पानीदार थे, तो मुझे लगता है श्रोता उससे भी ज्यादा पानीदार है जो अभी तक इतने समय के बाद भी बैठे हुए हैं। मैं, क्योंकि बहुत समय भी हो रहा है और लगातार आप सुन भी रहे हैं, मैं आपकी स्थिति उस मुर्गे जैसी नहीं करने जा रहा हूँ जो रोज सुबह अपने मौत का इंतजार करे। बात धर्मनिरपेक्ष की है, बात संविधान की है। मैं पत्रकार हूँ, संबोधन करना ही मेरा काम नहीं। मेरे जो और साथी पत्रकार मित्र है उनका भी संबोधन का काम नहीं, लेखनी का काम है। वकील साहब संविधान की परिभाषा करने के लिए न्यायपालिका के सामने रुकते हैं, लेकिन आज सब हम यहाँ आए किस लिए आए? इसलिए नहीं कि अम्बेडकरवादी लोक मंच महाराष्ट्र ने कहा कि एक इवेंट करना है, इवेंट में आ जाओ। इवेंट जीवी लोग दिल्ली में बैठे हैं, हम इवेंट जीवी नहीं हैं। आज यदि ये आना पड़ रहा है, और खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब निर्भय मनोविचार मंच की स्थापना हुई और लगातार महाराष्ट्र में कई जगह हम बोलने लगे, क्योंकि मैं हिंदी में भी बोलता हूँ और हिंदी में ज़्यादा बोलना पसंद करता हूँ, तो बाकी देश के बाकी राज्यों में भी मुझे जाना पड़ा, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, हर जगह उद्बोधन। तो फिर लगा कि ये मैं कोई भाषण या ज्ञान देने नहीं आया हूँ आपको, और जिस व्यक्ति की सामने शीश झुका के हम आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते, उसके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। वो मशाल है कि जिसने पूरे मानवता को प्रकाश दिया है, उसके सामने हम क्या उद्बोधन करेंगे। लेकिन आज ये आने की समय क्यों पड़ा, आज इस विषय पे बात करने की बात क्यों हुई? संविधान में धर्मनिरपेक्ष कब आया? वकील साहब ने बहुत बढ़िया बता दिया, उसमें कोई दो मत नहीं। संविधान अपने आप में, भारत का संविधान इतना बेहतरीन संविधान है, उसकी कोई किसी से कंपटीशन नहीं कर सकते या कंपैरिजन नहीं कर सकते। विश्व के बेहतरीन संविधानों में हमारा संविधान है, और इस संविधान ऐसा नहीं कि रात को बाबा साहेब सो गए, सुबह सिरहाने संविधान को छोड़ के गया और उन्होंने कहा मुझे प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया। हजारों घंटों का डिबेट है, एक एक शब्द पे आप पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जाके देखें तो आंखें खुल जाती है कि ये संविधान कितनी मेहनत का निचोड़ है। सभी लोग लगे हुए थे। हालांकि कुछ लोग, अभी आजकल एक नया फैशन चल रहा है, जब ग्वालियर में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का न्यायपालिका में, न्यायालय में बात हुई, तो वहां लोगों ने अपोज किया, बोला संविधान इनने थोड़ी लिखा है, संविधान किसी और ने लिखा है, तो अध्यक्ष थे। बाबा साहब ने खूब अपने उद्बोधन में कहा कि संविधान मैंने नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि इस संविधान में कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन फिर उस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उन्होंने ही कहा कि जो ये 8 लोग थे उसमें से कितने लोग गायब हो गए, अल्टीमेटली एक ही आदमी के ऊपर इतना बोझ पड़ा। सही बात कही अभी कि यदि वो संविधान लिखने में इतनी मेहनत नहीं करते तो 20 साल और जिंदा रहे। ये वस्तुस्थिति है। लेकिन जब वो संविधान उन्होंने लिखा, तब उन्होंने एक बात अपने एक दिन पहले जो उद्बोधन किया, आखिरी उद्बोधन संविधान सभा को, उसमें उन्होंने एक बात कही, अंग्रेजी में उद्बोधन था, however good the constitution may be, it is sure to throw out bad, because those who are called to work it happens to be a bad lot. However bad constitution it may be, it may turn out to be good if those who are called to work for it happens to be a good lot. इसका अर्थ इतना ही था, संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि बुरे लोगों के हाथ में चला गया तो उससे बुरा संविधान नहीं होता, और संविधान कितना भी अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन अच्छे लोगों के हाथ में चला गया तो उसमें से भी अच्छाई निकाल कर वो देश के सामने रख सकते हैं। मैं यकीनन ये कहता हूं
कि संविधान पे हमले होते रहे हैं। हम किसी एक राजनीतिक दल को, पत्रकार होने के नाते हम तो कबीरा खड़ा बाजार में ना किसी से खैर मांगे, सबकी खैर, ना किसी से बैर ना किसी से ही। तो सवाल यह है कि हर राजकीय दल ने उस समय अपने सत्ता में बने रहने के लिए समय समय पर संविधान के छेड़ने का प्रयास किया। 2014 के बाद जब पूर्ण संविधान बदलने की बात होने लगी तो फिर डर लगने लगा। और डर इसलिए कि जिन सज्जन का नाम आपने लिया और आपने कहा कि उसने अंग्रेजी अखबार में एक पूरा पन्ना लिखा और वो अपने लेख में कहते हैं इट इज टाइम टू रिविजिट दी बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड अगेन, राइटिंग बोर्ड अगेन। वो कहते थे, उसके शब्द है कि इस तुच्छ संविधान में अब अमेंड करने के लायक भी कुछ नहीं बचा, दुरुस्ती करने लायक भी कुछ नहीं बचा, इसको अब कूड़ा खाने में फेंक देना चाहिए और एक नया संविधान लिखना चाहिए। और व्यक्ति और कोई नहीं, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष था। यदि प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाह देने वाले समिति का वो अध्यक्ष बाबा साहब के संविधान में विश्वास नहीं रखता, वो कहता है कि नया संविधान बनाना पड़ेगा, तो फिर मुझे चिंता होने लगती है। नेताओं को तो मैं गिनता नहीं, वो तो खुश करने के लिए किसी को कुछ भी बोल देते हैं। और ये हमारे समाज में ट्रेंड है, कोई बाबा हो तो उसके चरण भी छू लेते हैं, कोई मौलवी की टोपी भी पहन लेते हैं, वोट चाहिए। इसलिए नेता हमारे कुपड़ है, वो क्या बोलते हैं इसको सीरियसली नहीं लिया जाता। लेकिन कोई पढ़ा लिखा आदमी जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति का सलाहकार हो और वित्तीय सलाहकार हो, यदि वो कहता है कि संविधान बदलना पड़ेगा, तो सवाल यह है कि जब आपको डर लगने लगा कि संविधान बदल जाएगा और उसी के लिए पत्रकार हो, सिविल सोसाइटी के लोग हो, वकील हो, चिंतक हो, सब लोग रास्ते पे उतर के पूरे देश में जन जागरण करते रहे कि किसी भी हालत में इन लोगों को वापस मत आने दो, यह संविधान बदलेंगे। उसके बाद तमाम लोग बोलने लगे कि ये संविधान कहां बदलने, कोई तो झूठ बोलते हैं, ये हमारे देवा भाव जो अपने आप को देव समझने लगे हैं, देवा भाव भी कहने लगे संविधान बदलने, बोले ये अफवाह फैला रहे हैं। अरे हम अफवाह थोड़ी फैला रहे हैं, संविधान बदलने की बात आप कर रहे हो, उस बात से हम डर गए और यदि हमने जन जागरण किया तो उसमें अफवाह फैल रहे हैं क्या? अफवाह फैलाने का काम तो पूरे देश ने कई सालों से संघ को दिया हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का बेसिक काम है अफवाह फैलाना, पत्रकारों का थोड़ी है, हम जैसे। तो जब ये चलने लगा तो इस देश के, जैसे वकील साहब ने कहा, मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश का मतदाता गरीब हो सकता है, अर्धनंगा हो सकता है, खाली पेट हो सकता है, समस्याओं से घिरा हो सकता है, लेकिन मूर्ख नहीं। उस लोगों ने, जनता ने दिखा दिया और भाजपा को 180 पे लेके आए। ये जो 60 सीटें हैं, एडीआर की रिपोर्ट जो है वो बताती है कि 60 सीटों पे मशीनों का खेल हुआ। इसलिए मैं इसको 180 मानता हूं, टेक्निकली 180, प्रैक्टिकली 240। और ये बैसाखियों पे आ गए। इनको ये लग रहा था कि 305, 310 तो हमारे आ ही जाएंगे, 60-70 का खेल हो जाएगा तो 370 पर आ जाएंगे, बाकी जो हमारे मित्र दल है वो 30-40 लेके आएंगे तो हम 400 तक पहुंचेंगे। और उसके बाद डर अब उसके बाद लगने लगा है। होता क्या है, किसी को लोग कहते हैं कि सांप को मार डालो, उसको छोड़ो मत जख्मी करके। ये ऐसा हो गया कि या तो इनको खत्म ही कर देते, 100 पे ले आते, इनको ऐसे स्थिति में जख्मी करके शायद हम लोगों से कुछ भूल हो गई कि आज भले ही आपको विश्वास होगा कि ये 400 आएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले लोकसभा में ये 400 सीटों के प्लस आएंगे। उसके बाद एक पहला प्रस्ताव पारित होगा कि एक नई कमेटी बनाई जाएगी और नया संविधान लिखा जाएगा। वो संविधान वो होगा जो बनारस के जो कुंभ में धर्म संसद ने संविधान पारित किया, वो संविधान होगा जिसको मनुस्मृति से लेकर तमाम ग्रंथों का एक कंबाइन प्रारूप बोलते हैं। और ये क्यों होगा? मैं मानता हूं आप वकील है, आपको लगता है नहीं होगा, हमें क्यों लगता है कि होगा। और ये 400 सीटें आएगी, मैं कहता हूं क्यों आएगी।
क्योंकि जब लोकसभा में उन्होंने पूरा खेल करने के बाद जब उनको समझ में आ गया कि इस देश की जनता जागरूक हो गई है, तो अब इन्होंने तय किया कि हमको जनता का वोट चाहिए ही नहीं। नहीं चाहिए तुम्हारा वोट, हमको दो वोट, हम तुम किसी को भी दो, गिनेंगे तो हम, काम तो हम करेंगे। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, जिस लोकसभा में 9 पे आ गए थे, सिंगल डिजिट पे 130। आज महाराष्ट्र के किसी भी एरिया में जाओ, लोग पूछते कि असं कसं झालं, आम्ही तर नाही दिलं, असं कसं झालं। रातों रात वोट बढ़ गए, रातों रात वोट बढ़ गए। आपके यहां आप 25,000 से हार रहे हैं, 50,000 वोट बढ़ गए, आप 25,000 से जीत गए। कौन से वोट है वो? जब ये वोट बढ़ने वाली बात पकड़ में आ गई तो एसआईआर निकला, नया तर्कश से 3। अब एसआईआर ये डबल एजेंट है। एक गैंग लगी हुई है कि जो मत जोड़ती है, और एक गैंग लगी हुई है कि मतों को तोड़ती है। ममता बनर्जी कितने से जीती? 12,000 से। 24,000 उसके मतदाता काट दो और 10,000 अपने जोड़ दो। कहां दम मरेगी ममता बनर्जी? क्या करेगी? आज जो बीएलओ है, जो एसआईआर करवा रहा था, उसका ही नाम नहीं है। एक परिवार को, अभी सुप्रीम कोर्ट में आए हुए केसेस है, मैं उसी से साइड कर रहा हूं आपको। एक परिवार था, वो 3 लोग थे, पति पत्नी और बेटी। तीनों को बोले आप डाउटफुल हो। तीनों गए, पासपोर्ट की कॉपी जमा की, बोला कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, बोले पासपोर्ट चल जाएगा। तीनों ने दिया, बेटी का और बाप का हुआ, पत्नी का नहीं हुआ, क्योंकि पत्नी गांव में सरपंच है और कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर है। तो जब 37 लाख लोग, आज 37 लाख लोग डाउटफुल कैटेगरी में हैं, इसके मायने क्या है? वो मतदान नहीं कर पाएंगे। वहां खाप पंचायतें होती है, वो खाप पंचायतें बहुत ताकतवर होती है, लाखों के तादाद में उनके मेंबर होते हैं। उन लोगों ने नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया, मंत्रियों को गांव के गांव ने नेताओं को घुसने नहीं दिया। वो पूरा गांव का गांव बीजेपी को वोट देके जाता है। वो सारे के सारे खाप पंचायत के लोग, जो सरपंच प्रधान कहते हैं उसको, वो 2 गाड़ी भर के हमारे ऑफिस में आ गए, बोले कुछ करो, आपके सामने तो सब देखा है आपने, आप तो इसके आई विटनेस हो। मैंने हम क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं। बोले हम क्या करेंगे, हमने तो भगा दिया था गांव से। हम तो बोल रहे कि भैया एक बार फिर से वोटिंग करो। पूरा गांव कसम खा करके तक करता कि हमने वोट नहीं दिया, लेकिन उस गांव का एक भी वोट अपोजिशन को नहीं गया। तो ये मायने क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई किसी को डाउट हो, जो दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे है, वो चले जाए चुनाव आयोग में, पैसा भरे और रीचेक करवाए, रिकाउंटिंग करवाए, वो वीवीपैट मैच करवाए। ये सब बताया सुप्रीम कोर्ट ने। गए हरियाणा में लोग, पैसे भरे। जब वहां गए तो उसमें क्या था? जो कंपनी मशीन बनाती है उसके इंजीनियर रहेंगे, जो जीता हुआ उसके लोग रहेंगे, जो लोग रिकाउंटिंग मांग रहे हैं वो लोग रहेंगे। वो सब लोग कमेटी बैठ गई, मशीनें सामने आई और कलेक्टर ने कहा कि आप आइए और देखिए मशीन बराबर चल रही कि नहीं है। वो बोले साहब मशीन थोड़ी चेक करनी है, हमको तो वीवीपैट से मैच करना है। बोला वो तो डेटा डिलीट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास जब गए डेटा डिलीट करने के लिए, तो चुनाव आयोग ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको मैच करवाओ, डेटा डिलीट ना करवाओ, ऐसा थोड़ी लिखा था। आप फिर से हमको आदेश दे तो हम फिर से करेंगे। हो गया 5 साल का चुनाव, 5 साल बैठ गए सत्ता में। जिसको नहीं चाहते वो लोग बैठ गए सत्ता में। तो जब चुनाव आयोग आपके हाथ में है, चुनाव आयोग का एसआईआर की प्रक्रिया एक तो होगी ना। एसआईआर यदि पूरे देश में हो रहा है तो महाराष्ट्र में अलग, बिहार में अलग, गुजरात में अलग, तमिलनाडु में अलग, ऐसा तो नहीं हो सकता। हर जगह एक तरीका होगा। लेकिन हुआ क्या? बिहार में जब एसआईआर हुआ तो उसमें नई चीज निकली कि बोले वो आधार कार्ड नहीं चलेगा। 2021 में
पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में अमेंडमेंट किया, वकील साहब आप जानते होंगे, कि आधार कार्ड से लिंक किया जाए। अब वो बोलते हैं आधार कार्ड किसी काम का नहीं, तो फिर ये आधार कार्ड हमको दिया क्यों है? जब आधार कार्ड इस देश का नागरिक होने का सबूत नहीं है तो फिर आधार कार्ड किस लिए? सब मौन है। फिर कहा कि नहीं आधार कार्ड भी लगेगा, फिर कहा घुसपैठी बहुत है। एक बिहार के पूरे एसआईआर में एक घुसपैठी नहीं निकला, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अच्छा हुआ हमने घुसपैठी चेक किए, एक भी नहीं निकला। यदि एक भी घुसपैठी नहीं निकला तो ये जो दोनों गुजराती है, मोदी और शाह, ये जो घूम घूम के बोल रहे थे कि घुसपैठी है, उनको पूछना चाहिए। ये तो गृह मंत्री है जिसके पास सारी इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट करती है। यदि तुम्हारे पास सूचना नहीं है तो किस बलबूते पे बोला तुमने घुसपैठी है? भ्रमित करने के लिए। जिस बिहार में प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए स्कूल के बच्चों को खड़ा किया गया, अमित शाह के सभा के रिकॉर्डिंग है, ए सिक्योरिटी वाला लोगों को आने दो, सारी चेयर खाली पड़ी है। जिस राहुल गांधी और तेजस्वी के रोड शो में पैर रखने को जगह नहीं है, वो 50 पे सिमट जाते हैं और सारी सीटें वो लोग ले जाते हैं। ये हुआ कैसे? एक खाली ट्रक स्ट्रांग रूम में घुस जाता है 7:30 बजे, लोग चिल्लाने लगते हैं, लाठियां लेके खड़े हो जाते हैं, उधर से पुलिस बल है, दोनों तरफ से लाठी और पत्थर चलते हैं। रात को 12 बजे डीएम आता है, बोलता है क्यों लड़ रहे हो? बोला साहब ये ट्रक अंदर कैसा घुस गया? बोला मैं चेक करता हूं। आओ 5 लोग मिलके आओ। बोले ट्रक खोलो, ट्रक में क्या है? बोले खाली बक्से है। बोले इसमें तो कुछ नहीं है। तो बोले ट्रक आया कैसे? तो बोले ड्राइवर को बुलाओ। बोले ड्राइवर भाग गया। अब डीएम कहता है ड्राइवर तो भाग गया, अब तो वही बताएगा ट्रक क्यों लेके आया। स्ट्रांग रूम में ट्रक क्या करता है? क्या मशीनें बदली गई वहां पे? वहां से बड़ा साफ हो गया, जहां ये ट्रक घुसा वहां विपक्ष का। तो जब आपको डिजाइनर नतीजे लाने हैं तो आप क्या करेंगे? उसके बाद आप चुनाव आयोग के खिलाफ जाएंगे। कहां जाएंगे? न्यायपालिका में जाएंगे। और न्यायपालिका जैसा नालायक तंत्र इस देश में नहीं है। यदि न्यायपालिका कस्टोडियन है, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान का, तो इस संविधान को पलिता लगाने का काम आज कोई कर रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं और होश होश हवास में कह रहा हूं। आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट में। बिहार के चुनाव के बाद गया प्रशांत किशोर, गया, बोला साहब चलते चुनाव में 10-10 हजार रुपए बटे, चलते चुनाव में 25 लाख महिलाएं और जोड़ी गई। आचार संहिता कैसी है ये? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, माफ करना, न्यायाधीश पद की इज्जत करता हूं, संविधान की इज्जत करता हूं, लेकिन नालायक लोग उस जगह पे बैठे तो उसे लायक में नहीं बोल सकता। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में कहते हैं अरे चुनाव हारने के बाद रोते हुए आते हो, फालतू की समय बर्बाद करते हो, नहीं सुनेंगे, भगा दिया। क्या करेगा आदमी? आसाम में चुनाव के पहले वीडियो रिलीज होता है, एआई से बना हुआ, मुख्यमंत्री ऐसा बंदूक लेके मुसलमानों को मार रहा है। वो गए चुनाव के पहले, माए बाप चुनाव के पहले ऐसा हो रहा है, कुछ करिए। बोले चुनाव आते से ही सुप्रीम कोर्ट को चुनाव का अखाड़ा बना देते हो तुम लोग, जाओ, नहीं सुनूंगा। तो चुनाव के बाद नहीं सुनोगे, चुनाव के पहले नहीं सुनोगे, तो फिर कब सुनोगे? या नंगा नाच करने के लिए आपने चुनाव आयोग को छोड़ दिया है कि तेरे मन में जो आए सो कर, मैं बैठा हूं, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच का एक सीनियर जज कहता है अरे इस बार वोट नहीं मिला तो क्या हुआ, अगली बार कर लेना। अरे तेरे बहन की शादी है, इस बार न्योता नहीं दिया तो अगली बार आ जाना, अगली बहन की शादी में आ जाना। ये बाबा साहब ने दिया हुआ वो अधिकार है मतदान का, जिस अधिकार से सारे अधिकार जुड़ते हैं। यदि मेरे मतदान का अधिकार है तो मैं इस देश का नागरिक हूं। यदि मैं देश का नागरिक हूं तो मुझे राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, सारे राइट जितने भी है मेरे एक्सरसाइज कर सकता हूं। यदि मुझे मतदान का ही अधिकार नहीं और मेरा भाग्य विधाता कौन है ये मैं तय करने के लिए मेरे पास अधिकार नहीं है, तो फिर कोई भी शासक आके मेरे पे शासन करेगा तो फिर मुगलों और अंग्रेजों में और तुम में क्या फर्क है ये बता दे हमें।
वो बिना पूछे आ गए थे, बिना मर्जी के आ गए थे और हमको रोलते चले गए। आज भी आप बिना मर्जी के आ रहे हो, क्योंकि आज 34 लाख लोग यदि मतदान से वंचित है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उनके अधिकार को किसको दिलवाना होगा? सर्वोच्च न्यायालय को। और सर्वोच्च न्यायालय खुशी मनाता है। फिर एक निर्लज्जता का और उदाहरण, पहला फेज का चुनाव हुआ, 92% मतदान हुआ। हमारे मुख्य न्यायाधीश कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी, लोगों में जागरूकता आ गई है, 92% मतदान हुआ। सवाल 92% मतदान का नहीं, यदि दो भी आदमी वंचित है मतदान के अधिकार से, उसके लिए दुख जताना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह कर्तव्य है कि हर नागरिक को वोट दिलवाने का अधिकार का वो अधिकार उसको एक्सरसाइज करने का पूरा उसको अवसर देना चाहिए। लेकिन 34 लाख लोग, 19 ट्रिब्यूनल ने इतने दिनों में 1000 भी लोग सत्यापित नहीं किए। उस 1000 में से कुछ चंद 160-170 लोगों को मतदान का अधिकार दिया। अमृत्य सेन, उसका नाम डाउटफुल लिस्ट में, वो भी नहीं है। वो जो नोबेल लाता है देश के लिए, उसका भी नाम कटा है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलता है। और ये कहते हैं कि नहीं, हमारे यहां नाम ऐसे नहीं कटते, किसी फॉर्म भरने से नाम नहीं कटते। हम तो नाम कटने के बाद उस जगह जाता है, बीएलओ को चेक करता है कि आदमी मर गया है कि आदमी ट्रांसफर हो गया है। मैंने तो खुले प्रोग्राम में कहा था, मैं चैलेंज देता हूं चुनाव आयोग को, अशोक वानखेड़े का मत 2024 में क्यों नहीं था ये बता दें। मेरे घर पे मेरा मतदान था, मेरी पत्नी का था, और जो भतीजी मेरे यहां रहती थी, पढ़ रही थी, उसका था। भतीजी तो चली गई मुंबई, शादी हो गई उसकी, उसका नाम कटे तो पता है, पता पड़ा उसका और मेरे पत्नी का नाम है, मेरा नाम कटा। जब मतदान के लिए गया, बोले आपका नाम नहीं है। मिलारे में लगातार मतदान दे रहा हूं भैया, नहीं, बोले आपका नाम नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। 15 दिन मैंने मेहनत करके नाम जुड़वाया, लोग जानते थे, पहचानते थे। वो बोले साहब आप ये मत पूछो कैसा कटा। अब जब जुड़ गया नाम, तो जब मेरे घर पे वो आया कार्ड, तो वहां से फोन आया मुझे व्हाट्सएप पे, अशोक जी हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगले चुनाव के पहले एक बार फिर चेक कर लीजिएगा। ये मतदान का कार्ड मिला, गारंटी नहीं आपको मतदान करवाएगा अगली बार। मैंने बोला मेरा खुद का उदाहरण है, मैं खुद सामने आना चाहता हूं, मुझे बताए कौन बीएलओ मेरे घर आया था, कौन अधिकारी मेरे घर आया था, क्या सत्यापन किया था। लेकिन जब ज्ञानेश कुमार जैसा व्यक्ति हो, जिसको देश से प्रेम कम, संविधान से प्रेम कम, जिसको मात्र सत्ता के जूते चाटने से फुर्सत नहीं, ऐसे लोग जब ऐसे पदों पे बैठेंगे तो क्या करेंगे? आप कहते हैं ना, बंगाल में अब लोग मुझे कहते हैं ऐसे कैसे होंगे, मैंने क्या नहीं हो सकता। कल यहां चुनाव होगा, अशोक चौहान लड़ेंगे, लोग बोलेंगे नहीं देना है वोट, अशोक चौहान हार जाएंगे, कलेक्टर सर्टिफिकेट अशोक चौहान को देगा, क्या कर लोगे? वकील साहब क्या रेमेडी है आपके पास? क्या रेमेडी है आपके पास? आप जाओगे पहले चुनाव आयोग में जाओगे, चुनाव आयोग कहेगा हाँ अच्छा आप अशोक चौहान के खिलाफ लड़े थे, हार गए, हाँ लाइए कागज लाइए। 6 महीने के बाद वो कहेगा आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल हमको लग रहा है कि अशोक चौहान ही जीतना चाहिए, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट 6 साल तक लड़ता रहेगा और डेट पे डेट देता रहेगा, और 6 साल बाद बोलेगा इट इज अ वेस्ट ऑफ कोर्ट्स टाइम, अभी नया चुनाव आ गया है, व्हाई डोंट यू कॉन्टेस्ट अगेन। जो सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में गैर कानूनी सरकार को 2.5 साल राज करने दे सकता है, उस सुप्रीम कोर्ट से न्याय की क्या अपेक्षा की जा सकती है? जब सुप्रीम कोर्ट सरकार के दरबार में घुंघरू बांध कर नृत्य कर रहा है, जब चुनाव आयोग वहां पामेलियन बन के पूछ हिला रहा है, ऐसे सिस्टम में कहां आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं? कौन से धर्मनिरपेक्ष शब्द के लिए हम लड़ रहे हैं? यहां तो पूरा संविधान ही खतरे में है। लेकिन ये निराशावाद की बात नहीं करता मैं, लेकिन हंगेरी का उदाहरण मेरे सामने। हंगेरी में ऐसा ही एक कूपड़ सत्ता में आ गया था, मीडिया को पॉकेट में रख लिया, एक पॉकेट में न्यायपालिका को, एक पॉकेट में चुनाव आयोग को, और चुनाव दर चुनाव जीतता गया। 16 साल बाद सब कुछ साथ में होते हुए लोगों ने उठा के फेंक दिया। इसीलिए
मैं आने वाले 4 तारीख का 3 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मुझे हंगेरी मैं बंगाल में होते हुए देख रहा हूं। यदि बंगाल में ममता दीदी वापस आ गई तो 2014 में ये 50 भी नहीं आते, क्योंकि जो लोग हतोत्साहित है, कुछ भी करो जीतते वही है, क्या करेंगे? कुछ भी करो जीतते वही है, क्या करेंगे? लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, पुलिस, पूरा सरकारी तंत्र, अथाह पैसा, एसआईआर, ये सब करने के बावजूद यदि ममता जीतती है तो फिर ये जनता की जीत है। क्या 92% वोट ममता को लाने के लिए टूट पड़ा है, या फिर इन संविधान के हत्यारों को सत्ता में लाने के लिए आया है? ये 3 तारीख को बता देगा। और 3 तारीख से संघर्ष बढ़ेगा इस देश में। यदि ममता वापस आती है तो ये विपक्ष का काम है कि हर राज्य में जो विपक्ष जहां ताकतवर है उसे ममता जैसी ही लड़ाई लड़के बता देना होगा कि ये ढोकला और खाकरा ज्यादा दिन नहीं चलते, इनका जाने का समय आ गया है। ये जन जागरण करके बताना होगा, सामने लाना होगा। न्यायपालिका, आप न्यायपालिका से लगातार रूबरू होते हैं, मुझे तो कोई विश्वास ही नहीं। अब मुझे बताइए, पवन खेड़ा ने बोला कि आसाम के मुख्यमंत्री के पत्नी का पासपोर्ट 2 है, पवन खेड़ा पे एफआईआर। एक कोई कर्नाटक का बीजेपी का कार्यकर्ता आके लखनऊ में बोलता है कि राहुल गांधी के ऊपर 2 पासपोर्ट है, राहुल गांधी पे एफआईआर। अजब है। वहां या तो राहुल गांधी पे करो तो फिर उसके हेमंत के पत्नी के खिलाफ करो, और यदि भाई आपको पवन खेड़ा के ही खिलाफ करना है तो उस आदमी के भी खिलाफ करो। कोई भी किसी को कहता है, एक आदमी उठ के बोल देता है कि लगता है अशोक वानखेड़े ने हमसे 500 करोड़ रुपए ले लिए, उठाओ अशोक वानखेड़े को, उठाओ उठाओ उठाओ, ईडी उठा के वानखेड़े पैसे कहां रखे बता। अरे कौन से 500 करोड़ रुपए? नहीं आपने लिया, आप पे चार्ज है, कोर्ट में केस जाता है। अजीब कोर्ट है हमारे भी, चार्ज मतलब एफआईआर फाइल नहीं हुई, चार्जशीट फाइल हुई है। बाप रे, प्रोसेस है, कंप्लेंट होती है, इन्वेस्टिगेट होता है, एफआईआर फाइल होती है, चार्जशीट बनती है, कोर्ट में पेश होती है। इन्हें चार्जशीट ही फाइल कर दी कोर्ट में ईडी ने, और उसकी हियरिंग 1 साल चली। महामहिम जज है, हमने तो कहा हमारे कार्यक्रम में ऐसे जज को भारत रत्न देना चाहिए। उसने 1 साल तक हियरिंग की, उसके बाद निर्णय लिया, और निर्णय 2 महीने तक रोक के रखा। मैंने बोला कोई यूनिक निर्णय आएगा, और उस निर्णय में वो कहता है ये केस स्टैंड नहीं होता, इसमें तो एफआईआर ही नहीं हुई। अरे मैंने बोला कुपड़ नालायक, यदि तुझे पता है एफआईआर नहीं होगी तो ये पहले हियरिंग में फेंक देना चाहिए था उठा के, पहले एफआईआर करो, चार्जशीट कहां से फाइल कर दी। महाराष्ट्र में अनिल देशमुख, गृह मंत्री महाराष्ट्र के राज्य जैसा, 13 महीने जेल में सड़ता रहा। बोले साहब 100 करोड़ रुपए वसूली, ये हमारे जितने भी चीयर लीडर है, जो एंकर और एंकरनिया, वसूली सरकार, वसूली सरकार। चार्जशीट फाइल हुई 1 करोड़ 80 लाख की। 100 करोड़ का आरोप किसने लगाया था? पुलिस कमिश्नर ने। उसको कोर्ट में खड़ा हो गया, बोला आपने 100 करोड़ का आरोप लगाया गृह मंत्री पे, क्या है आपके पास सबूत इसके? बोले नहीं साहब, वो चाय पानी के दौरान कुछ अधिकारी बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया चुपचाप। उसने कहा आईपीएस ऑफिसर हो, हियर से किसी ने सुन लिया? यदि मैंने कल सुन लिया कि चंद्रकांत के घर मैंने 5 करोड़ रुपए दे के आए तो आप ईडी जाएगी वहां पे? यदि मैंने कहा कि अमित शाह के बेटे को मैंने 20 करोड़ रुपए देते हुए सुना है ऐसा, आप जाओगे ईडी लेके? क्योंकि आपको कारण चाहिए। ईडी का केस नहीं बना, अब ईडी भी चुप, और जितना डैमेज करना था, पार्टी तोड़नी थी, पार्टी तोड़ दी। वहां पे उठा के अंदर बिठा दिया छगन भुजबल को, बाद में जमानत पे छोड़ा, और छगन भुजबल रोज लोगों को बताते थे, जितने भी लोग थे पार्टी के, ले त्रास हो तो आत्मा दे, बेजा त्रास हो तो। ऐसे डर गए, बोले बीजेपी में जाए, मेरा भी नंबर है लिस्ट में। ये आपके खासदार भी, ये भी लिंक में था, ये भी ईडिया के पीढ़ी से गए उधर। लेकिन फिर ऐसे नामर्द लोगों को चुनना ही क्यों? जो खुद के लिए नहीं संघर्ष कर पाएंगे वो आपके लिए कैसे संघर्ष करेंगे? आपके समस्याओं के लिए कैसे लड़ेंगे जो खुद के लिए लड़ना नहीं जानते? मैं सैल्यूट करता हूं उन लोगों को जो जेल में जाते हैं, मैं हेमंत सोरेन को सैल्यूट करता हूं,
गया जेल, 8 एकड़ जमीन। कोर्ट ने कहा जमीन किधर है भाई, जमीन कहाँ है 8 एकड़? बोले है साहब। ये जमीन का मालिक कहाँ है? बोले ये है। बोले तेरा कुछ हेमंत सोरेन से? बोले कुछ नहीं साहब। कभी लाइफ में मिले? बोले नहीं साहब। कभी फोन पे बात की? नहीं साहब। ईडी तुम्हारे पास कुछ कागज है, कच्ची चिट्ठी पैसा देने का, इसका कब्जा है ऐसा? बोले नहीं साहब। तो फिर तुमने इसको अरेस्ट क्यों किया? बोले एक ने एफिडेविट दिया था साहब, हेमंत सोरेन ने इसके कब्जे कर लिया जमीन दादा की, कब्जा करके मैं एफिडेविट दे दूं, वकील साहब ने कब्जा कर लिया। ईडी वकील साहब को उठा के ले लेती, मेरा कोई छोड़ दिया उसको। लेकिन 5 महीने जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, हेमंत सोरेन जेल में था। ये सरकार है, ये सुप्रीम कोर्ट है। वांगचुक जिसने देश के लिए पूरी जीवन दिया, एक से एक पेटेंट दिए, हिमालय को बचाने के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है कि पर्यावरण के लिए भारत में कोई लड़ रहा है तो वो वांगचुक ने गलती क्या की थी? आपने चुनाव में जो वादे किए थे, आपको सिर्फ वादा याद दिलाया। संघ चालक ने कहा कि नहीं गलत हुआ, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए। अरे वो लद्दाख से दिल्ली तक पदयात्रा की, हजारों एप्लीकेशन लिखे, फिर वो अनशन करने बैठा। जब वो अनशन करने बैठा तो फिर 2-4 लोग उसमें से सीरियस हो गए। जब सीरियस हो गए तो जो जवान लड़के थे वहां पे, उनको गुस्सा आया कि बाबा इसके तरह से थोड़ी ना होगा, ये तो हमको सबको मरने देंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान आंदोलन में 700 लोग मर गए, प्रधानमंत्री ने कहा मेरे लिए मरे क्या? जब किसके मौत पे इनको फर्क नहीं पड़ता तो इनको तो वही भाषा समझ में आती है। तो वहां हिंसा हुई, उठा के इसको पाकिस्तान का एजेंट बता के कर दिया। कोर्ट ने कहा जमानत देते समय कौन सा इसके ऊपर धारा लगाई आपने, कहां है कुछ इसके खिलाफ? सरकार ने डर के मारे वापस ले लिए अपने चार्जेस। वो जो 70-72 दिन जेल में रहा, उसकी जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही किसकी? क्या इस देश के गृह मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? गलत आपने उसके ऊपर धाराएं लगा के उसको जेल में किया। जो विरोध का सुर होगा, यदि उसमें जेल में डालोगे तो उसका प्रतिकार तो करना होगा। लेकिन मुझे गर्व है वांगचुक पे, जब निकला तो उसको लोगों ने पूछा कि कुछ कंडीशंस? बोले नो कंडीशंस। उन्होंने चार्जेस वापस किए, मुझे जेल, मैंने कहा था कि कोई कंडीशन होगी तो मैं जेल में रहूंगा, मेरा कोई दोष नहीं। तो ऐसे वांगचुक चाहिए, अशोक चौहान नहीं चाहिए कि रातों रात जय श्री राम जय श्री राम। अरे जय श्री राम बोलो, हम किसने किसको रोका? लेकिन चमड़ी बचाने के लिए जय श्री राम मत बोलो। जय श्री राम आज जिंदा होते तो 2 बाण होकर पहले इनको मारते। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। अभी न्यायपालिका में एक तो आपने उसका हाईकोर्ट का, हमारे यहाँ जो बड़े बड़े जजेस है उनका तो आपने सुना होगा, जो मैडम जिसके ऊपर पूरा केस बता दिया उसने कि मैडम आप मेरी केस ढूंढ रही है, मेरे केस आपके सामने है, लेकिन मेरा विश्वास नहीं आप पे, क्योंकि आप संघ के कार्यक्रम में लगातार जाती है और उनके भाषण है संघ के कार्यक्रम में। मैं पहली बार आई तो मैं ट्रिब्यूनल से सेशन जज बनी, सेकंड टाइम कार्यक्रम में आई तो मैं हाईकोर्ट जज बनी, अब 3rd बार आई हूं तो मुझे लगता है कि कुछ हो गया। मैं स्वर्णलता शर्मा की बात कर रहा हूं। अब ऐसी महिला जिसके दोनों बेटे सरकारी वकील है और हजारों केस उसके पास है, उसने कहा कि मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूं मैडम, मैं आपसे अपेक्षा नहीं करता, उसकी मुजोरी देखो। तो बोले नहीं, मैं इस केस से अलग नहीं होंगी, मैं केस सुनूंगी, क्योंकि आम आदमी का विश्वास होना चाहिए न्यायपालिका में। तो उसके पहले सुभाष विद्यार्थी है लखनऊ में, यही पासपोर्ट वाला केस जब उनके खिलाफ लगा तो जिसने खिलाफ लगा उसने 2-4 सोशल मीडिया पे पोस्ट इसके खिलाफ लिखे। उसने कहा कि नहीं, इसके पोस्ट से लगता है इसका मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं इस केस से अलग हो जाता हूं। अतुल श्रीवास्तव इंदौर के हाईकोर्ट के जज थे, उनकी बेटी प्रैक्टिस करने लगी। उन्हें कहा कि पापा हम तो, हमारा घर इंदौर में है, हम तो इंदौर में प्रैक्टिस करेंगे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि मेरा तबादला किया जाए प्लीज, क्योंकि मेरी बेटी यहां काम करेगी तो मैं यहां रह नहीं सकता। भले ही मेरे बेंच पे केस नहीं आए, लेकिन बाकी साथी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। ये भी वकील है। एक विशाल मिश्रा है जबलपुर का, उसने पाठक के केस में कहा कि नहीं मैं अलग हो जाता हूं, क्योंकि आपका विश्वास, आपने मेरे को फोन किया था, भले फोन पे मैंने आपको क्या बोला, आपने मुझे क्या बोला, वो बात सब है,
उस पाठक ने बोला मैं माफी चाहता हूं, मैं बताऊंगा लोगों को, फोन में आपने बहुत मुझे डांटा है फोन करने के लिए। बोला फिर भी आपने फोन तो किया था, इसलिए मैं केस नहीं सुनूंगा। एक जज वो है, एक जज नागरत्ना मैडम है, और ये बाकी है हमारे यहां जो अब बैठे हुए हैं। ये सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं कि सरकार की केस कब आए और हम कब उनको बताएं कि आपके जूते हमने चाट चाट के हमारी जीभ काली हो गई साहब। ये बताने का कंपटीशन चल रहा है न्यायपालिका में। और यदि ये न्यायपालिका कस्टोडियन है सर्वोच्च अपने संविधान की, तो आपको लगता है कि कल ये 400 लोग इकट्ठा होकर संविधान बदले तो ये संविधान बचाने के लिए न्यायपालिका साथ देगी? कतई नहीं देगी। ये बोलेगी सही कहते हैं, परिवर्तन युग का नाम है, परिवर्तन होता है। भाई आंबेडकर जी ने भी तो परिवर्तन करके नया संविधान लिखा है, अब 75 साल हो गया और परिवर्तन की जाना चाहिए। अब हमारे यहाँ समाज सुधर गया है और समाज अब सनातनी हो गया है, और जब सनातनी समाज हो गया है तो अब हम सब मनुस्मृति लगाने में क्या है कि होगा, और हम देखते रह जाएंगे। क्योंकि संविधान को बचाने की जिसकी ड्यूटी है, जब बाघड़ ही खेत को खाएगा तो आप क्या करोगे, किधर देखोगे? तो ऐसे टाइम पे अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज पे ज्यादा आ जाती है। ये सिर्फ आंबेडकर एक्ट पे नहीं है, ये सिर्फ दलित नहीं है, सवर्णों को भी इसका जूता पड़ेगा, सवर्णों पे भी जूता पड़ेगा इसका। क्योंकि जो वृत्ति है तानाशाही, वो पहले अल्पसंख्यकों को निपटाती है, फिर दलितों को निपटाएगी, फिर आखिर में ब्राह्मण और ठाकुरों का विवाद होगा कि सर्वश्रेष्ठ कौन, और इस समाज को ये तोड़ देंगे। इसके लिए समाज के हर व्यक्ति को जागरूक होना है, क्योंकि ये संविधान जो हमको दिया है, अभी आपने कहा कि आंबेडकर जी सबको मान्य हो रहे हैं, किसी को मान्य नहीं हो रहे आंबेडकर जी। सभी राजनीतिक दल के लिए, माफ कीजिएगा जो विपक्ष में उनके लिए भी आंबेडकर एटीएम है। चुनाव के समय आंबेडकर का नाम लो और वोट लो। जितने भी दलित नेता हैं जो लोकसभा में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, क्या वो वाकई दलितों के लिए कर रहे हैं? वहां जाने के पहले बात सबसे पहले देखते कि सत्ता का मक्खन किधर से खाने को मिलेगा। पीछे के रास्ते के, आगे के रास्ते से। मैं दिल्ली में हूं 30 साल से, मैंने सबको देखा है, सबको नंगा देखा है। इसलिए ये नेता आपका भला नहीं करेंगे, ये खुद को ही करना पड़ेगा। आपको आंबेडकर बनना पड़ेगा। जब आप स्वयं आंबेडकर बनोगे, आंबेडकर जी मात्र माला पहनाने से नहीं है। जो मूर्ति पूजा के खिलाफ था, उसकी मूर्ति स्थापित करके पूजा करके हम वही अवहेलना करते हैं। माफ कीजिएगा, ताई ने बहुत अच्छा गाना गाया, लेकिन आंबेडकर गीतों में नहीं, आंबेडकर एक विचारों में है। आंबेडकर आपके संघर्ष में है और आंबेडकर ताकत में है। एक लेख वकील साहब मैं पढ़ रहा था और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। वो लेखक ने जीवित आंबेडकर और स्वर्गवासी आंबेडकर का क्या फर्क है ये बताया। थोड़ा सुन लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये संघर्ष क्या है और सही मायने में बाबा साहब आंबेडकर क्या है। जो जिंदा है वह एक दिन खत्म होगा, लेकिन जो मरकर भी जिंदा रहे वो सबसे खतरनाक होता है। किसके लिए? तानाशाहों के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जिंदा आंबेडकर से भी स्वर्गवासी आंबेडकर ज्यादा खतरनाक है। जिंदा आंबेडकर इंसान थे, एक आवाज थे, एक सोच थी, जिसे आप बहस कर सकते थे, जिसका विरोध कर सकते थे और जिसे आप अनदेखा भी कर सकते थे, जैसा कई बार हुआ है। लेकिन स्वर्गवासी हुआ आंबेडकर सिर्फ एक इंसान नहीं, वह भारत के संविधान में बस चुका है। अब आंबेडकर एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक व्यवस्थक बन चुका है, और सही उसे यही उसको शक्तिशाली बनाता है। यानी आज आंबेडकर किसी एक वर्ग में, जाति में, समुदाय में सीमित नहीं है। वह हर उस इंसान में है जो अपने अधिकार की बात करता है, जो बराबरी की बात करता है, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। अगर आंबेडकर जिंदा रहते आज, तो वक्त के साथ साथ असर यह होता कि वो सीमित हो जाते। लेकिन आंबेडकर सिर्फ व्यक्ति, एक विचार बन गया, और जब वह विचार संविधान में उतर गया
तो अब वो अमर हो गया जिसको मिटाना नामुमकिन है, क्योंकि वह किसी किताब के पन्नों में नहीं बल्कि भारत के लोगों का अस्तित्व का हिस्सा हो चुका है। सोचो अगर आंबेडकर नहीं होते तो भारत क्या एक मजबूत लोकतंत्र होता या सिर्फ नाम का लोकतंत्र रह जाता? संविधान तो तब भी लिखा जाता, लेकिन क्या वह सोच, वह दूरदृष्टि होती? क्या वह एक सबको साथ में लेके, हर व्यक्ति को साथ में लेके चलने की उसमें जिद होती, या वो सिर्फ एक ढांचा बन के रह जाता? जैसा कई देशों में हुआ है, कई देशों में जहां कागज पर अधिकार होते हैं लेकिन जमीन पर उसका कोई आवाज नहीं होता, और अब सत्ता कुछ हाथों में सिमट जाती है, बाकी समाज उसको बस सहता रहता है, और खासकर महिलाएं। उस लेखक ने इस पे एक विशेष ध्यान दिया। वो कहता है, हिंदू कोड बिल के जरिए अंबेडकर जी ने महिलाओं को संपत्ति, विवाह, तलाक अधिकार देकर समाज में पुरुषों के साथ समान स्थान दिलाने की नींव रखी। यह सुधार किसी एक जाति या वर्ग के लिए नहीं था, वो हर महिलाओं के लिए था जिसे परंपरा के नाम पर सीमित कर दिया जाता है। इसमें ब्राह्मण महिलाएं भी थी, वो अछूत नहीं थी, वो भी उसी परंपरा के बंधन में बंधी हुई थी जहां उनको लगातार दबा दिया जाता था। अंबेडकर ने सिर्फ संविधान नहीं दिया बल्कि समाज को एक सोच दिया कि महिलाओं की गरिमा के साथ कोई समझौता तो नहीं हो सकता। अंबेडकर ने यह साबित किया कि अधिकार किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं, वह हर इंसान को हक देता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अंबेडकर से डरना चाहिए, इसका मतलब यह है कि उसे रोका नहीं जा सकता। अब अंबेडकर उस हर कानून में है जो आपको सुरक्षा देता है, वो उस अधिकार में है जो आपको आवाज देता है, वो उस इंसान में है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जो कि अब अंबेडकर एक नाम नहीं, एक ताकत है जो हर एक भारतीय के अंदर जिंदा है। अंबेडकर अब एक बीता हुआ इतिहास नहीं, अंबेडकर एक अंतहीन संघर्ष है, कभी ना बुझने वाली मचान है। उनकी असली ताकत यही है कि वह आज उस हर भारतीयों के स्वाभिमान में धड़क रहा है, हर उस इंसान में जिसने झुकना छोड़ दिया है और सर उठाकर जीना जानता है, उसमें घुसता है। और एक बात लोग अक्सर समझ नहीं पाते कि भारत की असली मजबूती ताकतवर सेना नहीं है या बड़ी जनसंख्या नहीं है, बल्कि उसका संविधान है। यह सिर्फ कानूनों का संघर्ष नहीं, एक ऐसा जीवित व्यवस्था है जो हर व्यक्ति को बराबरी का, स्वातंत्र्य और न्याय का भरोसा देती है। और यही वजह है कि भारत आज भी एक लोकतंत्र के रूप में खड़ा है, क्योंकि इसकी नींव सिर्फ सत्ता पर नहीं बल्कि संविधान पर टिकी है, और संविधान की आत्मा में अंबेडकर आज भी जिंदा है। ये आज अंबेडकर की स्थिति है। तो ये आज अंबेडकर को डरते हैं, ये बाबा साहब को डरते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो शस्त्र आपके हाथ में दिया उससे ये डरते हैं। इनको सवाल पूछने वाले लोग नहीं चाहिए, अधिकारों के बारे में पूछने वाले नहीं चाहिए, इनको अधिकारहीन समाज चाहिए। उनको सिर्फ मन की बात सुनने वाला एक क्राउड चाहिए, मन की बात कहने वाला नहीं चाहिए। और लोकतंत्र में मन की बात कहने वाले लोग होते हैं। लोकतंत्र में जब एक बार एक वाकया हुआ कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं ना, अभी बड़ा संविधान आपने साझा था, बिल गिर गया, वो बोले महिला सशक्तिकरण, ये महिला सशक्तिकरण है। 4 महिलाएं उठ के खड़ी होगी तो प्रधानमंत्री भाग गया हाउस से, घर में छुप गया, और वो कुपड़ बिरला बैठा हुआ है ऊपर, वो कहता है कि अरे उनके जीवित को धोखा था। 4 महिलाएं प्रधानमंत्री को निपटाएगी 56 इंच के सीने को। यदि 4 महिलाएं इसको निपटा सकती है तो ये क्या हमारा चाइना और पाकिस्तान से मुकाबला करवाएगा? इतना डरपोक आदमी है। ये चला गया, और फिर किसी ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने एक नया शोध निकाला, इजाद किया कि बोले वो शायद नाखून से उनकी जान ले लेते। अब मैंने बोला भैया इतना कोमल तो है नहीं है नाखून से जान लेने वाला, कि नाखून से वो मच्छर थोड़ी है, वो जू थोड़ी है, पॉकेट में निकाली नाखून से मार दी है, तो जू से भी खतरनाक, लेकिन नाखून से नहीं मारा जाता ना। तो वो प्रधानमंत्री के उदाहरण है कि एक बार लोहिया जी एक महिला को, बूढ़ी महिला को पार्लियामेंट लेके आए। उस जमाने में पार्लियामेंट में तो यूं लेके जाते थे, बोले तुम रोज मुझे अम्मा जी पूछती हो कि देश आजाद हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मुझे क्यों पूछती हो, मैं तो विपक्ष में हूं, यह है प्रधानमंत्री, इसको पूछ। तो बुढ़िया कौन है? बोले ये जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल लोहिया जी क्या बोले आपसे मिलना चाहती है। तो जवाहरलाल नेहरू गए, बोले हाँ बोलो। उसने पकड़ा जवाहरलाल नेहरू कॉलर। जवाहरलाल नेहरू सत्य में आ गए। उस समय सिक्योरिटी होती नहीं थी, क्योंकि उनको जनता से डर ही नहीं था, झूठ बोलते नहीं थे, तो डर किस बात का। तो उन्होंने कहा कि माता जी शांत बताओ। बोले देश आजाद हो गया, आजाद हो गया, हमको क्या मिला। बोले प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़ने की ताकत मिली अम्मा, और क्या चाहिए। क्या कोई राजा का कॉलर पकड़ सकता है कोई? तानाशाह का कॉलर पकड़ सकता है कोई? यह ताकत संविधान ने दी थी। उसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण मतलब महिलाओं के नाम पे, मतलब मैं तो कहता हूं कि हमने शिखंडी सुना था महाभारत में कि भीष्म की हत्या के लिए अर्जुन ने शिखंडी को सामने लाया। वो द्वापर युग था, ये कलयुग है। या दुर्योधन शिखंडी को सामने लाया महिला बिल के नाम से, और पीछे हत्या करनी थी संविधान की। क्योंकि जैसा चुनाव आयोग आपने कब्जे में लिया है, वैसा आपको ये डीलिमिटेशन कमीशन कब्जे में लेना था। और जिस दिन डीलिमिटेशन कब्जे में आएगा ना इनके, उस दिन आपकी लोकसभा की संरचना कैसी होगी आप सोच भी नहीं सकते। उदाहरण के तौर पे नांदेड़ में एक विधानसभा में मुस्लिम ज्यादा है, और वहां नागपुर में 2 विधानसभा में मुस्लिम ज्यादा है। नागपुर की 2 विधानसभा, नांदेड़ की 1 विधानसभा, 3 उठाई और उठा के रायगढ़ में जोड़ दी। कुछ नहीं कर सकते। हमारे यवतमाल में हुआ है, वाशिम यवतमाल कॉन्स्टिट्यूंसी हुई, आरणी यवतमाल के बीच में है, उसको उठा के चंद्रपुर में जोड़ दिया। वो चंद्रपुर का खासदार वर्धा नागपुर टप्पा खाते हुए यवतमाल आता मीटिंग के लिए। आर्मी बीच में चंद्रपुर को जुड़ा। ये करेंगे। जहां यादव बहुल है यादव निकालेंगे, जहां दलितों का वोट बैंक है उसको डिवाइड करेंगे, और ये करेंगे कि हर जगह ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करो कि यदि दलितों की वजह से 25 सीटें कंफर्म है तो उसको 5 पे लिया। 5 ही सीटों पे सारे दलित इकट्ठा करो और बाकी सीटों से हटा के इनको अलग अलग बांट दो। कौन पूछने वाला होगा? क्योंकि उस कमीशन को इतना अधिकार है कि उसके खिलाफ आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। पहले डीलिमिटेशन कमीशन का एक अधिकार था कि वो डीलिमिटेशन करके सीटें लोकसभा के पास भेजता था। लोकसभा या तो उसको स्वीकृत करता या रिजेक्ट करता। उन्होंने वो अधिकार भी निकाल लिया लोकसभा से कि अब लोकसभा में भी वो अधिकार नहीं होगा। इतना बड़ा षड्यंत्र था ये, लेकिन सामने शिखंडी को खड़ा कर दिया। महिला महिला, अरे इनके नेशनल एग्जीक्यूटिव में कितनी महिलाएं हैं? 15%। ममता के पास झूठ बोलने में तो इनको शर्म आती नहीं, क्योंकि पहले था झूठ बोले कौवा काटे, तो आजकल कौवों ने काटना बंद कर दिया 2014 से। वो बोले साहब हमको और कोई काम ही नहीं रहा है, 24 घंटे बीजेपी वालों को काटना पड़ रहा है, इतना झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने जाके बंगाल में कहा कि ममता ने महिलाओं को रिजर्वेशन देना नहीं चाहती है, महिला होकर महिलाओं की दुश्मन है। ममता ने अपना आंकड़ा दे दिया, बोले वर्तमान में मेरे पास 38% महिलाएं विधानसभा में है और 37% सांसद में है, खासदार। बोले मेरे यहाँ रिजर्वेशन बिल नहीं है, फिर भी मैंने दिया है क्योंकि दिल से देना चाहती हूं। ये महिला भी कैसे देंगे? फिर अशोक चौहान का कुंबा लड़ी रहा है, बेटी भी लड़ती है, पत्नी भी लड़ती है, जैसे बाकी किसको मना ही किया गया है कि आप लड़ ही नहीं सकते। परिवारवाद तो उधर है। ऐसा ही मैं एक जगह मैं बात कर रहा था, न्यू बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां नाइक परिवार है, सभी साहब, जिला परिषद उनके पास, पंचायत समिति नाइक के पास, लोकसभा विधानसभा सब। और एक जगह चुनाव था तो मैंने बोला वो लोग नाइक के कुत्ते के पास गए, क्योंकि साहब आप घर में तो कोई बचा नहीं है, तो आपका ये टामी को ही लड़वा दो, यही इस बार नगर पालिका में आ जाए तो अच्छा रहेगा, नाइक का कुत्ता। ये वस्तु स्थिति है, हंसने की बात नहीं है। और ये हो रहा है क्योंकि हम नामर्द है, हम नपुंसक है। एक्सेप्ट कीजिए इस बात को। यदि 140 करोड़ लोग संविधान की हत्या हुए देखते हैं, 140 करोड़ लोग चुनाव को रोकते हुए दिखाए जाते हैं, महाराष्ट्र की सारी जनता चुपचाप विधानसभा के नतीजों को झेल के घर बैठ गई, काय करावा आता असं कसं झालं? जा वारीले मग पंढरपूरले, असं कसं झालं?
उठना पड़ेगा। यदि बाबा साहेब आंबेडकर ने भी यही सोचा होता, इतना करने के बाद भी नहीं हो रहा, असकत झालं, तो ना संविधान आता। वो क्या कमी थी उस आदमी के पास? विश्व का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री था और आज भी है। हमारे जो थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र को जानता है, जेएम केन्स एक अर्थशास्त्री हुए थे। सेकंड विश्व युद्ध के बाद उसने एक नया अर्थशास्त्र का सिद्धांत दिया और पूरा विश्व उस सिद्धांत पे चलता रहा कि क्रिएट, जितना डिमांड होता है उतना क्रिएट मोर डिमांड, यू विल गेट गुड डेवलपमेंट। ज्यादा डिमांड करो। दिवाली के दिन ही मिठाई खाते ना, हर तीसरे महीने में दिवाली मनाओ, मिठाई बनती रहेगी, लोग खरीदते रहेंगे, सरकार पैसा बांट दे लोगों के पास, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, विकास होगा। और सारा विश्व उस पर चल रहा है। केन महान, केन महान। उस केन की पूरी हवा निकालने वाला कोई व्यक्ति होगा तो ये थे अर्थशास्त्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। और तब उन्होंने बता दिया कि जो पैसा छापने का आप बोल रहे हो, ये कैसा तकलीफ देगा। और तब विश्व में पहली बार सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नया आर्थिक सोच पनपा, इस व्यक्ति ने दिया। मजबूर हुआ विश्व आंबेडकर जी की थ्योरी एक्सेप्ट करने के लिए। आज भी आंबेडकर जी की किताबें आप पढ़ो, मैं तो आयोजकों को बोलता हूं, बुरा मत मानिएगा, मत खर्चा कीजिए हार और शाल पे। ये हार बस फेंकने हो जाएंगे उसके बाद। इसके एवज में कोई आंबेडकर जी की लिखी हुई किताब की एक कॉपी दे देंगे तो हम सबका भला हो जाएगा, जीवन भर साथ में रहेगी, बीच बीच में पढ़ते रहेंगे तो पारायण होगा। लोग गीता का पारायण करते, हम तो प्रॉब्लम ऑफ रूपी का पारायण करते। हम तो आंबेडकर जी के भाषण सुनते ही नई ऊर्जा लाते हैं। ये चीजों की जरूरत है। आज हम क्यों कहते हैं कि हमको आज नया जोश लाना होगा, नई लड़ाई लड़नी होगी? क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, इनके हद का कोई लिमिट नहीं। जब इनके कोई हद का लिमिट नहीं है तो फिर अब हमको उन्हीं के लेवल पे जाके लड़ना पड़ेगा। मैं हमेशा एक पिक्चर की, मुझे किस्सा याद आता है कि एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था चाइना टाउन। उसमें एक जगीरा नाम का कैरेक्टर था, वो थोड़ा बुंदेलखंडी भाषा में बोलता था, जय बात। तो 4 आर्मी ऑफिसर उसको पकड़ लेते, घेर लेते। तो फिर वो डायलॉग मारता है, ए फौजी, हमको पकड़ने का ताकत और हिम्मत तो ले आएगा, कमीनापन कहां से लाएगा? तो अब आपको किस लेवल पे उतरना है ये आप सोच लीजिए। क्योंकि यदि ऐसे लोगों के साथ आपको लड़ना है, ऐसे लोगों को आपको खत्म करना है, तो फिर आपको एक नया संघर्ष की शुरुआत करनी होगी। और वो संघर्ष इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान बचाना है। मैं बार बार कहता हूं कि संविधान आपके और हमारे लिए नहीं है, संविधान आने वाले पीढ़ी के लिए है। हम तो हमारी जिंदगी जी चुके हैं। अब वकील साहब अभी यंग है बिल्कुल, क्योंकि वो बार बार कहते हैं, हमारे सांसद महोदय भी काफी यंग दिखते हैं, लेकिन हम तो सब 60 के पार हो गए है ना। हमने तो हमारी जिंदगी जी ली है। आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए क्या तुम दे रहे हो? यदि वो नहीं दे पाए तो फिर हमको कुछ अधिकार नहीं है बोलने का कि हम कुछ कर रहे हैं या दे रहे हैं। एक बहुत मैंने एक कविता पढ़ी थी और दिल को छू गई, और वो कहता है कि वर्तमान की स्थिति है और आखिरी लाइन में सॉल्यूशन दिया है, और उस सॉल्यूशन के साथ हमको जीना है। वो कविता कहती है, नफरत उगाने में समूचा राष्ट्र लगा हो, जब शीर्ष पर बैठा कोई धृतराष्ट्र हो, अब इश्क से डर और मीरा को जहर है, जब जात पात मजहब पर हो सारा कहर है, जब खून की प्यासी हमारी कौम हो, जब न्याय करने वाले सब मौन हो, तब जरूरी है कि मन को शुद्ध कर ले, राम कर ले, नानक कर ले, बुद्ध कर ले, भीम कर ले। अब अपने आप को उस भीम पे बनाना होगा। और एक मैं हमेशा कहता हूं कि हम कभी भी कहीं, एक दिनकर करके बहुत बड़े कवि हो गए थे,
उन्होंने महाभारत में बहुत लिखा है, उसमें एक छंद है उनका, समर शेष नहीं पाप का कोई केवल व्याध है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध है, जो तटस्थ है रहेगा समय लिखेगा उसका भी अपराध। यदि हम तटस्थ रहे, आज हमने सोचा कि भगत सिंह पड़ोस के घर में है, हमको क्या लेना देना, अपनी तो तनख्वाह मिल रही है, बीजेपी आए कांग्रेस आए, आपको क्या फर्क पड़ता है? अभी नहीं फर्क पड़ेगा। जिस दिन फर्क पड़ेगा उस दिन आपको समझ में नहीं आएगा कि ये फर्क कितना है और कहाँ का पड़ा है। और फिर जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, हम गांव गांव जाते हैं, प्रबोधन करते हैं, उसका कोई कारण है, इसलिए नहीं कि बस घूमने का शौक है। 47 की डिग्री में क्यों आऊंगा मुझे बताओ? फ्लाइट से नागपुर आया, नागपुर से पुसद से यहाँ पे गाड़ी में बैठ के हुए, तकलीफ तो होती है ना। और मेरे चलते हुए ट्रैवल में भी मैं लगातार 8-8 स्टोरीज कर रहा हूँ। यूट्यूब मेरा खाली नहीं है, रोज 6 स्टोरीज दिखती है अशोक वानखेड़े की। तो कहीं रुकता हूँ ढाबे पे, वाईफाई आया क्या, जोड़ता हूँ, वहां बात करता हूँ। ये किस लिए कर रहा हूँ? मुझे तो मेरी जिंदगी जी ली है, मैं तो अपना ठीक है और 10-20 साल जी लूंगा, इनसे लड़ते हुए जी लूंगा। आने वाली पीढ़ी क्या करेगा? मेरा बेटा क्या करेगा? मेरा बेटा कल ये नहीं कहेगा कि ये मेरा बाप नालायक था जो ऐसी स्थिति हमको देके गया। आज हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें ये आज़ादी दिलवाई है। आज़ादी मात्र 47 को नहीं मिली थी, आज़ादी ये संविधान लागू होने के बाद मिली थी। लेकिन वाकई हम आज़ाद है क्या? आज भी यदि दलित को घोड़े पर बैठने के लिए शादी में पुलिस बुलानी पड़ती है तो ये आज़ादी है क्या? गुजरात में गॉगल पहनने पे दलित पीटा जाता है तो ये आज़ादी है क्या? अपने मामा के गांव जाने वाला भांजा जमींदार के कुएं से पानी निकालता है और उसको वही मार दिया जाता है तो ये आज़ादी है क्या? दलितों की लड़कियां सिर्फ सवर्णों का भोग नहीं हो सकती, उसको भी उठना होगा। चंद 2-4 उदाहरण हम नहीं दे सकते कि एक को हमने राष्ट्रपति बनाया, उस राष्ट्रपति के आड़ हम कितने लोगों का शोषण करेंगे। एक दलित को राष्ट्रपति बनाया या एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया तो आपको लाइसेंस नहीं मिला बाकी बचे हुए दलितों का शोषण करने के लिए। और अब बाबा साहेब आंबेडकर नहीं आएंगे, वो तो हमको किताब देके गए। हम इतने नालायक तो हो नहीं सकते कि उनकी दी हुई अपने को किताब भी नहीं संभाल पा रहे हैं। यह समय है संविधान को संभालने का, यह समय है साथ में आने का। और इसीलिए जब हम शमशान में जाते हैं तो वहां एक लाइन लिखी रहती है संस्कृत में आत्मा के बारे में, तो उसमें लिखा रहता है, नैन छिद्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेन दयन पैतो न शोचिति मारुतः। आत्मा को ना शस्त्र मार सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना हवा लेके उड़ सकती है। ये ऐसा एक संस्कृत शुभवित है। तो मैंने उसका थोड़ा ही जिसने लिखा होगा उससे माफी मांगते हुए मैं आशान्वित हूँ। मुझे आज भी 2024 के चुनाव में जो 180 पे लोग आए, मुझे आशा है, अभी भी मुझे लगता है कि यदि हम संघर्ष करने के लिए रहे तो इनको क्या औकात दिखा सकते हैं। और औकात हमको किसी पार्टी को नहीं दिखानी है, पार्टी को नहीं दिखानी है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जब लाई तो इस देश ने इंदिरा गांधी को भी औकात दिखा दी थी। ये औकात संविधान की अवहेलना करने वालों की है। ये औकात उन लोगों की है जो अधिकारों के खिलाफ है। ये औकात उन लोगों को दिखानी है जो अपने को सवाल नहीं पूछने देते। ये हमको अधिकार से जीने नहीं देते। समान स्वतंत्रता के साथ सर उठा के जीना है तो हमको इनकी औकात दिखानी होगी। जो भी सत्ता में बैठेगा उसको मत आएगा। तब मैंने उसको एक दिन ऐसे सोचते सोचते लिखा था कि मैंने यहाँ आत्मा की जगह लोकतंत्र सोचा और मैंने लिखा, लोकतंत्र छद्दन्ति नरेंद्राणि नैन दहति अमितः न चैन उदको भाजपः न शोषिति संघः। ना इसको संघ मार सकता है, ना इसको भाजपा मार सकती है, ना इसको अमित मार सकता है, ना इसको नरेंद्र मोदी मार सकता है। ये संविधान है। मैं आशान्वित हूँ। मैं ये जनजागरण के लिए आया हूँ, मैं भाषण देने के लिए नहीं आया, मैं कोई नाम करने के लिए नहीं आया। नाम तो मेरा यूट्यूब के भगवान की दया से जितना मिलना था, मेरा जितना किस्मत में था मिल गया, मुझे वो नहीं चाहिए। लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए, इस देश को बचाने के लिए एक मैं भीख का दान मांगता हूँ आपसे। मतदान करते समय भारी तादाद में मतदान कीजिए। कितना भी नाम कटे, जो भी लोग बचे वो मुट्ठी बन बन के चले आए तो आप हंगेरी जैसी क्रांति कर सकते हैं। मैं हंगेरी जैसी बोलता हूँ कि क्रांति करने के लिए जैसे बाबा साहब ने कहा, हमें खून की नदियां नहीं बहानी है। इसी बाबा जी के दिए हुए अधिकार से, इसी बाबा अंबेडकर जी के अधिकार से हम बता देंगे कि इनको भी हम यहाँ से भगा सकते हैं। और भगाना सिर्फ इसलिए है, भगाना उस वृत्ति को है जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तानाशाही को जन्म देना चाहते हैं। हम भगाना उनको नहीं चाहते कि जो
यहाँ पे आके रहे संविधान के साथ। देखो, आटे में नमक तो मिलता है, कोई नमक का आटा गूंथे तो उसको अपोज करना होगा। और यदि आपको लगता है कि ये मेरे पहले भी जो वक्ता बोले वो तेजस्वी थे, उन्होंने कुछ विचार आप में जगा होगा, मैं जानता हूँ रात बहुत हो गई है, सबको भूख भी लगी होगी, लेकिन खाली पेट संघर्ष करना ये तो हमारी नियति से पूरा है। संघर्ष कितना हमने पीढ़ियों से, हजारों साल से खाली पेट ही तो संघर्ष किया है। हमारा पेट भरा होता तो शायद हम संघर्ष भी नहीं करते। तो खाली पेट भी है, तो एक बार ऐसा नारा लगाइए मेरे साथ संविधान के नाम पे कि लगे दुनिया को कि जिंदा श्रोता है। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान।